हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सब सारे बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों अगला चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स और स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया चैप्टर जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो नाम से लग रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग में प्लांट आ गए और एनिमल आ गए, उन सबको क्लासिफाई करना है। पूरी अर्थ के ऊपर जितने प्लांट और एनिमल हैं उन सबको क्लासिफाई करना है, उन सबको कोई कैटेगरी देनी है, उन सबका डिवीज़न करना है ताकि उनको स्टडी करना आसान हो जाए, ताकि अगर हम उसके बारे में जानना चाहें तो उसकी नॉलेज गेन करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो इस चीज़ के लिए क्लासिफिकेशन जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग किसने की, कुछ एक हिस्टोरिकल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम कि भाई हिस्ट्री में किस किसने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया और क्या बताया। सबसे पहले जब डिवीज़न हुआ तो किसका डिवीज़न हुआ, कौन से किंगडम सिस्टम थे और कहाँ तक डिवीज़न हो चुका है। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल कंसेप्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला नाम आता है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल ने सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम के बारे में बताया था। एरिस्टोटल ने क्या बताया था, टू किंगडम सिस्टम के बारे में बताया था। और जो टू किंगडम सिस्टम के बारे में बताया था वो कौन कौन से थे, एक तो बताया था प्लांटी के बारे में और एक बताया था एनिमेलिया के बारे में। ठीक है, एक तो किसके बारे में बताया था, प्लांटी के बारे में, और एक किसके बारे में बताया था, एनिमेलिया के बारे में। प्लांटी को उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, मतलब सारे प्लांट आते हैं प्लांटी में, सारे एनिमल्स आ जाएंगे एनिमेलिया के अंदर। तो प्लांटी जो है किंगडम सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 3 अलग अलग कैटेगरी बना दी थी उसमें। एक तो इसके अंदर आते हैं हर्ब, एक आते हैं शर्ब्स और एक आते हैं बेटा ट्रीज। हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। ट्रीज क्या हो गए, लॉन्गेस्ट प्लांट है ना। शर्ब क्या हो गए, मिड। हर्ब क्या हो गए, बिल्कुल स्मॉल, ग्रासेस वगैरह जो आती हैं। तो मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, हर्ब में, शर्ब में और ट्रीज में, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग भी और उनके जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया एरिस्टोटल ने। एनिमेलिया जो है इसको भी फर्दर 2 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ था एनिमल्स को। एक वो जिनमें क्या हो, ब्लड विद आरबीसी, मतलब ब्लड जो है वो रेड कलर का हो, ब्लड विद आरबीसी, रेड कलर का ब्लड हो, और दूसरे नो ब्लड, जिनमें ब्लड होता ही नहीं हो। तो मतलब एनिमल्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक कौन से थे जिनमें ब्लड हो रेड कलर का, और दूसरे वो जिनमें ब्लड प्रेजेंट हो ही ना। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम को दिया, और टू किंगडम सिस्टम जो है उसमें प्लांटिको और एनिमेलिया के बारे में बताया। तो ये तो बात हुई बेटा कि भाई एरिस्टोटल ने टू किंगडम सिस्टम के बारे में बता दिया। अब इसने सिर्फ और सिर्फ क्या बताया, ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इसने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर तो दिया बट सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पे किया, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे किया, जो कि एक तरह से क्या है, सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देखकर क्लासिफिकेशन करना राइट नहीं होगा। और बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जिनको देखकर क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो एक तरह से क्या है, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखकर किया था, इसीलिए एरिस्टोटल जो है इसके कई सारे ड्रॉबैक्स आ गए, कई सारी गलतियां निकाल दी कि भाई सिर्फ टू किंगडम सिस्टम नहीं है प्लांटे और एनिमेलिया, इसके अलावा भी अर्थ के ऊपर बहुत सारे एनिमल या ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो इसका सपोर्ट करने के लिए, इसकी हेल्प करने के लिए एक साइंटिस्ट और आया, कौन सा, लीनियस। तो लीनियस जो था, लीनियस ने क्या किया, सेम टू किंगडम सिस्टम के बारे में ही बताया, और उसने क्या किया कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो थे उनके बारे में तो बताया ही बताया, कुछ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर के बारे में भी बताया।
कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ों को भी बताया। तो मतलब इसने क्या किया, पूरी तरह से इसका साथ दिया लिनियस ने और कहा कि भाई टू किंगडम सिस्टम में हम डिवीज़न कर सकते हैं, और टू किंगडम सिस्टम में अगर डिवीज़न करते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अलावा कुछ ही कैरेक्टर हैं जो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसने भी कोई ख़ास चीज़ें नहीं बताई, लिनियस ने भी। इसने भी कहा कि टू किंगडम सिस्टम है तो हाँ भाई, सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे लिविंग है उनको दो किंगडम सिस्टम में डिवाइड करना सही है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं था। तो इसके बाद क्या हुआ, टू किंगडम सिस्टम में इसने भी साथ दिया। फिर और साइंटिस्ट आए। अब जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग हैं उनको दो किंगडम सिस्टम में डिवाइड करना सही नहीं था, क्योंकि भाई यूग्लिना वगैरह भी हैं, बैक्टीरिया वगैरह भी हैं, फंगस भी है, एल्गी भी है। इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, प्लांटी में रखेंगे या एनिमिलिया में रखेंगे? क्योंकि अगर हम यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना कुछ एक कैरेक्टर प्लांट के शो करता है और कुछ एक कैरेक्टर एनिमल्स के शो करता है। तो हम उसको किस में रखेंगे, प्लांटी में रखेंगे या एनिमिलिया में रखेंगे? तो इन चीज़ों को लेकर क्या है, कई सारे सवाल उठ गए। तो एक और साइंटिस्ट आया और साइंटिस्ट का नाम था एर्नेस्ट हेंकल। और इस साइंटिस्ट ने थ्री किंगडम सिस्टम के बारे में बताया, थ्री किंगडम सिस्टम के बारे में बताया। अब जो थ्री किंगडम सिस्टम थे वो कौन कौन से थे, जिसके बारे में बताया? इसने बताया बेटा प्रोटिस्टा के बारे में। किसके बारे में बताया? प्रोटिस्टा। और दो तो पहले से थे, कौन कौन से थे? प्लांटी और कौन सा था? एनिमिलिया। ठीक है, तो इसने एक एक्स्ट्रा किसके बारे में बता दिया? प्रोटिस्टा के बारे में। और इसने कहा कि प्रोटिस्टा जो है उसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। क्या बताया कि भाई प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो मतलब एक नया किंगडम सिस्टम आ गया ये, जो कि प्रोटिस्टा का था। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था कपलेट। अब उसने फोर किंगडम सिस्टम के बारे में बताया, फोर किंगडम सिस्टम के बारे में बताया। और फोर किंगडम सिस्टम जो है उसमें फोर्थ नंबर का जो नया किंगडम सिस्टम रखा वो कौन सा था? तो कौन सा था? मोनेरा, मोनेरा। ठीक है, और प्रोटिस्टा जो है वो तो पहले से इसके बारे में बता चुके थे। ठीक है, प्लांटी के बारे में भी बता चुके थे और एनिमेलिया के बारे में भी बता चुके थे। ठीक है, तो क्या है, कॉपलेट जो है उसने फोर किंगडम सिस्टम के बारे में बताया, मोनेरा जो है उसके बारे में बताया। तो मोनेरा में क्या कहा कि ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स है, मतलब इसकी सेल कैसी है? यूनिसेल्युलर है और प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा में क्या कहा कि ये यूनिसेल्युलर है और इसकी सेल जो है वो कैसी है? यूकैरियोटिक सेल है। प्लांटी को क्या कहा कि ये कैसी है? ऑटोट्रॉपिक नेचर है। और एनिमेलिया को क्या कहा कि इसका कैसा नेचर है? हेटेरोट्रॉपिक नेचर है। ठीक है, तो ये फोर किंगडम सिस्टम के बारे में हो गया। इसके बाद फाइव किंगडम सिस्टम को देने के लिए साइंटिस्ट आया R.H. विटेकर, R.H. विटेकर। तो R.H. विटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? फाइव किंगडम सिस्टम के बारे में बताया। और फाइव किंगडम सिस्टम फोर ये थे, तो फिफ्थ जो था किंगडम सिस्टम वो कौन सा था? तो फोर कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, जो एक नया किंगडम सिस्टम बताया वो था फंजाई, फंजाई। ठीक है, इसके अलावा प्लांटी भी था और क्या था? एनिमिलिया। ठीक है, तो ये फाइव किंगडम सिस्टम हो गए। तो उसमें से सेम वही है कि जो मोनेरा है वो कैसा था? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा कैसा था? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक। फंजाई जो है इसका नेचर कैसा होता है? सेप्रोट्रॉपिक।
कैसा नेचर होता है? सैप्रोट्रॉपिक। सैप्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जो किसी डेड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना बनाते हो, जो डेड बॉडीज के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं उनको। तो फंगस जो है उसका सैप्रोट्रॉपिक नेचर है। प्लांटी सेम वही है, ऑटोट्रॉपिक, और एनिमेलिया जो है वो कैसे हैं? हेटेरोट्रॉपिक। तो ये था बेटा 5 किंगडम सिस्टम, आर.एच. विटेकर ने दिया था। तो फिफ्थ जो न्यू किंगडम सिस्टम जो था जिसके बारे में बताया वो था फंजाई। फंगस जो है वो सैप्रोट्रॉपिक नेचर की होती है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। उसके बाद एक और है 6 किंगडम सिस्टम। 5 के बाद आया 6 किंगडम सिस्टम। तो 6 किंगडम सिस्टम के बारे में किसने बताया? वूज ने। किसने बताया? वूज ने। 6 किंगडम सिस्टम, 6 किंगडम सिस्टम, ठीक है। तो भाई 5 तो यही है, तो जो नया जो है वो कौन सा है? तो एक बार इनको सबको लिखते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। अब जो ये 5 किंगडम सिस्टम थे उन्हीं में से वूज ने 6 किंगडम सिस्टम को बना दिया। अब देखो कैसे बनाया। वूज के अकॉर्डिंग मोनेरा जो है इसको फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया हुआ है, मतलब मोनेरा की भी 2 फर्दर क्लासेस बनी हुई हैं। एक तो इसके अंदर आते हैं आर्के बैक्टीरिया, और दूसरे जो हैं वो इसके अंदर क्या आते हैं? यू बैक्टीरिया। एक आते हैं आर्के बैक्टीरिया, एक आते हैं यू बैक्टीरिया। तो वूज के अकॉर्डिंग कि जो किंगडम सिस्टम है मोनेरा के अंदर 2 ये आते हैं, तो इन दोनों को किंगडम सिस्टम का नाम दिया। तो आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो 6 किंगडम सिस्टम इस तरह से बने हैं। बल्कि हम सिर्फ 5 किंगडम सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारी एनसीईआरटी में डिटेल से 5 किंगडम सिस्टम को ही लिख रखा है। सिर्फ 6 किंगडम सिस्टम जो है उसको बस ये बताया कि 6 किंगडम सिस्टम कैसे हैं। हम मोनेरा के अंदर ही आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों को पढ़ते हैं, अलग से इनको किंगडम सिस्टम में लेकर नहीं चलते हैं। अलग से आर्के बैक्टीरिया एक किंगडम सिस्टम नहीं है, अलग से यू बैक्टीरिया किंगडम सिस्टम नहीं है। बट हाँ, आने वाले टाइम में हो सकता है और अच्छी रिसर्च हो जाए जिससे ये पता चल जाए कि आर्के बैक्टीरिया जो है उसको हम अलग से कोई किंगडम सिस्टम मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। बट फिलहाल बस हमें ये याद रखना है कि 6 किंगडम सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग ये इस तरह से किंगडम सिस्टम को बताया गया था। मोनेरा की 2 क्लासिफिकेशन कर दी गई थी, बट एक्चुअल में जो 5 किंगडम सिस्टम है हम उन्हीं को पढ़ते हैं जो कि विटेकर ने दे रखा है। तो 5 किंगडम सिस्टम जो है उसका क्राइटेरिया देखते हैं बेटा कि जो 5 किंगडम सिस्टम बना है किसके अकॉर्डिंग? आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग। आर.एच. विटेकर जो है उसने जो 5 किंगडम सिस्टम दे रखा है, 5 किंगडम सिस्टम, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि भाई 5 किंगडम सिस्टम में पूरी अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग हैं सबको डिवाइड कर दिया। पूरी अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको डिवाइड कर दिया 5 किंगडम सिस्टम में। तो जब डिवीज़न किया होगा तो कोई ना कोई कैरेक्टर होगा ना, किसी चीज़ को देखा होगा, कोई प्रॉपर्टी होगी जिसके बेस पर डिवीज़न होता है। किसको मोनेरा में रखा जा सकता है, किसको प्रोटिस्टा में रखा जा सकता है, किसको फंगस में रखा जा सकता है, किसको एनिमिलिया में रख सकते हैं। तो इन सब के क्या है, कोई ना कोई डेफिनेट प्रॉपर्टी होगी ना जिसके बेस पे हम डिवीज़न कर सकते हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम जो बना तो उसमें कौन कौन सा क्राइटेरिया था, कौन कौन से कैरेक्टर को देखा गया जिसके बेस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्राइटेरिया लिख रहे हैं हम। क्राइटेरिया जो है इसमें देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले है सेल टाइप, कि भाई अगर हम डिवीज़न कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो उसकी सेल किस टाइप की है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, किस टाइप की है, ठीक है। उसके बाद है फिर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस प्रेजेंट है या फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इसके बेस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। थर्ड है सेल वॉल, कि भाई सेल वॉल है या फिर नहीं है, अगर है तो किसकी बनी हुई है। नेक्स्ट जो है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि भाई वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे बना रहा है, कौन सा मोड है उसका यूनिट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का, लेने का। और लास्ट है सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई वो यूनिसेल्युलर है या फिर मल्टी सेल्युलर है। तो ये सारे क्या है क्राइटेरिया, जिसके बेस पे 5 किंगडम सिस्टम में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। तो अलग से इसमें से कोई मेन प्रॉपर्टी ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम कैसे बने थे। तो 5 किंगडम सिस्टम कैसे बने थे, मैं बिल्कुल नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी थी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी। तो सेल की कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसके बेस पर यूकैरियोटिक सेल को भी देखा गया और प्रोकैरियोटिक को भी, मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों को कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के कैरेक्टर से ऑब्जर्व किया गया। बट सिर्फ और सिर्फ ये कैरेक्टर जो है वो प्रोकैरियोटिक का ही बताया गया उस टाइम पर, तो यूकैरियोटिक का नहीं बता पाए। सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक के बारे में बता पाए कि भाई इसकी सेल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो यूकैरियोटिक को नहीं बता पाए। तो जब सबसे पहले प्रोकैरियोटिक के बारे में बताया तो एक किंगडम सिस्टम आया, सब जिसको हमने फर्स्ट किंगडम सिस्टम का नाम दे रखा है। तो आया कौन सा, मोनेरा, मोनेरा, दिस इज द फर्स्ट किंगडम सिस्टम। तो मोनेरा तो प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा सेल कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे। अब कौन सा बच गया बेटा, यूकैरियोटिक। तो भाई जब इसका इससे कैरेक्टर से उसका नहीं पता चला तो इसके लिए हमें किसी दूसरे कैरेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट क्या था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, कॉम्प्लेक्सिटी सेल के बेस पर प्रोकैरियोटिक का पता चला कि प्रोकैरियोट्स जो है वो मोनेरा में आते हैं सारे। उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसमें किस किस को रखा, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक के बारे में पता किया और यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक के बारे में पता करना चाहा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट और मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट के बारे में ऑब्जर्वेशन किया। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है उसके बेस पे सिर्फ किसका पता चला, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक का पता चला। तो भाई वो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर भी हों और यूकैरियोटिक भी हों तो उनको किस में रख दिया, तो यहाँ पे आ गया हमारा दूसरा किंगडम सिस्टम, दैट इज प्रोटिस्टा। तो फर्स्ट ये था, तो ये क्या है बेटा, सेकंड किंगडम सिस्टम दैट इज प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। आई थिंक क्लियर है आपको इतना। थर्ड प्रॉपर्टी अब ये बच गया भाई मल्टी सेल्युलर। तो भाई हम किसी को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो कोई तीसरा कैरेक्टर लेके आए, वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसमें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया, मल्टी सेल्युलर और यूकैरियोटिक को, मल्टी सेल्युलर और यूकैरियोटिक को, यही था ना यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, दैट इज द मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक। तो ध्यान से देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे बनाता है, कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे बनाता है, अपने आप बना सकता है या फिर किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो भाई मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के केस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हमारा 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो भाई 3 टाइप का है तो ये हमने 3 टाइप बना दिए। अब देखो 3 टाइप का कौन कौन सा है।
फर्स्ट क्या हो गया, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने आप बनाते हो, ऑटोट्रॉपिक। तो भाई अपने आप कौन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं। क्यों, क्योंकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने खाने को बना लेती है। तो भाई ऑटोट्रॉपिक जो है उसमें आ गया प्लांटिंग, ठीक है। उसके बाद है हिट्रोट्रॉपिक। हिट्रोट्रॉपिक का मतलब हुआ कि भाई जिसके पास क्या है, खुद ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि अपना खाना अपने आप बना ले, उसको डिपेंड रहना पड़ता है किसके ऊपर, या तो किसी प्लांट पे या फिर एनिमल के ऊपर। अब ऐसा एग्जाम्पल तो एनिमल्स का है, हम सब का है। हम क्या है, डिपेंडेंट हैं भाई, हमें प्लांट से खाना मिलेगा या एनिमल से मिलेगा, हम अपने आप नहीं बना सकते। अब कई बच्चे सोच रहे हैं हम तो अपने आप बनाते हैं, तो वो बनाना नहीं है। बनाने का मतलब क्या है कि हम अपनी बॉडी से खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमें क्या है किसी प्लांट की नीड होती है, प्लांट से फ्रूट ले लेंगे, वेजिटेबल ले लेंगे, ऐसे ही एनिमल से हम मिल्क ले लेंगे, मीट वगैरह ले लेंगे, तो वो जो है वो हमारी बॉडी अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो इसलिए हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो हम सब क्या हैं, हम सब क्या हैं, हिट्रोट्रॉपिक। तो किस में आते हैं, एनिमेलिया में। किस में आते हैं, एनिमेलिया में, ठीक है। उसके बाद अब भाई ऑटो हो गया, हिट्रो हो गया। एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सैप्रोट्रॉपिक। क्या होता है, सैप्रोट्रॉपिक। और सैप्रोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंडेंट हो और उसी से अपना खाना बनाता हो, तो उसको हम सैप्रोट्रॉपिक बोलते हैं। तो इसमें आ गया फंजाई, ठीक है। आई थिंक क्लियर है इतना, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई ये कैरेक्टर थे, उसके बेस पर हमने किस तरह से 5 किंगडम सिस्टम जो है उसको बता दिया। तो ये हमारा है फर्स्ट किंगडम सिस्टम, ये हमारा सेकंड किंगडम सिस्टम, ये हो गया हमारा थर्ड किंगडम सिस्टम, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ किंगडम सिस्टम और ये हो गया हमारा फिफ्थ किंगडम सिस्टम। तो इस तरह से जो R.H. विटेकर था उसने 5 किंगडम सिस्टम के बारे में बता दिया था और उनके मेन कैरेक्टर को भी बता दिया था। अब आगे देखते हैं कि भाई जो भी क्राइटेरिया भी हमने लिखा था, जितने भी कैरेक्टर, यहाँ तो हमने सिर्फ 3 कैरेक्टर के बेस पर बताया है ना, तो सारे कैरेक्टर देख लेते हैं। मोनेरा कैसे शो करता है, प्रोटिस्टा कैसे शो करता है, प्लांटी कैसे शो करता है और दूसरे जो किंगडम है वो किस तरह से शो करते हैं। तो एक बार पूरा इसका एक चार्ट बना लेते हैं और सबके कैरेक्टर लिख लेते हैं। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और लास्ट क्या है, प्लांटी, ठीक है। तो ये क्या हो गए, किंगडम सिस्टम। इधर मैं लिख लेती हूँ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक का देखते हैं। सबसे पहले है सेल टाइप। सेल टाइप, किसकी सेल किस टाइप की होगी, तो मोनेरा की सेल जो है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है, ठीक है। और प्रोटिस्टा जो है इसकी कैसी होती है भाई, यूकैरियोटिक। अभी तो बताया यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है प्रोटिस्टा। फंगस की कैसी होती है, ऑल्सो यूकैरियोटिक। एनिमेलिया ऑल्सो यूकैरियोटिक। प्लांटी कैसी है, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो सिर्फ किसको छोड़ करके, मोनेरा को छोड़ करके, बाकी सभी की कैसी है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो मोनेरा जो है वो कुछ एक एक्सेप्शन शो करता है दूसरे किंगडम सिस्टम से। सेकंड जो है वो देखते हैं कौन सा होगा कैरेक्टर, सेल वॉल। सेल वॉल, तो किसकी सेल वॉल कैसी होती है या फिर नहीं होती है। तो सेल वॉल को देखते हैं बेटा एक बार। मोनेरा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है
क्योंकि मोनेरा में सभी बैक्टीरिया आते हैं, सारी बैक्टीरियल सेल आती है मोनेरा में। तो मोनेरा के अंदर क्या है, प्रेजेंट होती है। और किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकन की। जब हमने उसमें सेल वाले चैप्टर में बैक्टीरिया को पढ़ा था तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद है फिर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सेल वॉल होती है या नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मे और मे नॉट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद है फंजाई। क्या फंगस में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, ऑफ कोर्स प्रेजेंट होती है। और किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। किसकी बनी होती है फंगस की सेल वॉल, काइटिन की बनी होती है। क्या एनिमिलिया में होती है, नहीं जी नहीं होती है। एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन होती है, वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद है प्लांटी। क्या प्लांटी में होती है, हाँ जी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड कैरेक्टर सेल वॉल का। थर्ड जो है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि भाई कौन अपना खाना कैसे बनाएगा। तो सबसे पहले मोनेरा की बात हो रही है। तो मोनेरा कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है, तो वो अपना खाना अपने आप बना सकते हैं। कुछ एक ऐसे होते हैं जो नहीं बना पाते हैं, तो वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जो दूसरों से बनाते हैं फिर खाना। ठीक है, और कई ऐसे भी होते हैं जिनका खुद का नेचर कैसा होता है, सैप्रोट्रॉपिक। और सैप्रोट्रॉपिक का मतलब आप समझते हो कि जो डेड बॉडीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, सैप्रोट्रॉपिक हो सकते हैं। प्रोटिस्टा भी बिल्कुल सेम ही है बेटा। या तो वो कैसा हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक कि भाई अगर ग्रीन पिगमेंट है तो खाना बना लेगा, या फिर कैसा हो सकता है, हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है। और हेट्रोट्रॉपिक में भी कैसा हो सकता है, पैरासिटिक नेचर का। पैरासिटिक नेचर का मतलब क्या हुआ, जो लिविंग की बॉडी के ऊपर डिपेंड हो और लिविंग को क्या करें, हार्म करें, तो उनको पैरासाइट बोलते हैं। उसके बाद है फंजाई। फंगस का कैसा होता है, सैप्रोट्रॉपिक, मतलब ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना बनाती है। ठीक है, उसके बाद है फिर एनिमेलिया। एनिमेलिया जो है वो कैसे होते हैं भाई, हम सब भी क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। अभी बताया था आपको कि भाई हम अपना खाना नहीं बना सकते ना, तो हमें चाहिए या तो प्लांट की ज़रूरत पड़ती है या एनिमल्स की। उसके बाद है फिर प्लांटी जो है ये क्या है भाई, ये तो फोटोसिंथेसिस करेगी ना, फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसलिए ये भी कैसी है, ऑटोट्रॉपिक है। कैसी है, ऑटोट्रॉपिक है। उसके बाद है एक लास्ट प्रॉपर्टी जो कौन सी है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कि भाई इनमें सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब किस किंगडम सिस्टम में ऑर्गेनिज्म जो है वो कितनी सेल के होते हैं, सिंगल सेल के या फिर मल्टी सेल के, तो कैसे कैसे होते हैं। किंगडम मोनेरा जो है इसमें कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर। कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर, एक सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है पूरी बॉडी। प्रोटिस्टा जो है उसमें कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर। कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर। ठीक है, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, बट कुछ एक एक्सेप्शन आएंगे आपके इसमें जिनको हम मल्टी सेल्यूलर में भी रखेंगे आगे, जब हम किंगडम प्रोटिस्टा करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी आपको। उसके बाद है फिर फंजाई। फंगस कैसी होती है भाई, मेनली मल्टी सेल्यूलर होती है। मेनली कैसी होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है। उसके बाद एनिमल्स तो भाई सारे के सारे कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। प्लांट भी कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो ये हमने कुछ एक कैरेक्टर किए हैं अपने 5 किंगडम सिस्टम के, जिनकी हेल्प से हम बहुत आसानी से हर एक किंगडम सिस्टम के बारे में जान सकते हैं, हमें उनके बेसिक कैरेक्टर का पता लग सकता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट किंगडम सिस्टम जो है मोनेरा। तो हमारा फर्स्ट किंगडम सिस्टम मोनेरा
मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं एक बार। तो मोनेरा जो है इसमें सभी टाइप की बैक्टीरियल सेल आती हैं। मोनेरा में सभी टाइप के बैक्टीरियल सेल आती हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ऑल बैक्टीरियल सेल इंक्लूड इन किंगडम मोनेरा, इन किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सभी टाइप की बैक्टीरियल सेल आती हैं। सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं कि सेल वॉल इन पे प्रेजेंट होती है, सेल वॉल होती है। और जो थर्ड पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि भाई सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो मतलब प्रीमिटिव न्यूक्लियस, मतलब इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता। तो क्या लिख देंगे, ये तो प्रोकैरियोटिक सेल है। और अगला पॉइंट लिख देंगे कि नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, या तो कईयों में हम लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही नहीं है, या फिर लिख सकते हैं कि वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अलावा एक और है इसके बारे में, क्या, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आर नॉट प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते। और जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज, जो कि किसी सेल के साइटोप्लाज्मा में होती है। तो बैक्टीरिया की भी तो एक सेल है, तो उसके साइटोप्लाज्मा के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, वो एब्सेंट होती हैं। ठीक है। अब देखो कि भाई जो बैक्टीरिया है, मोनेरा जो है उसके अंदर जो हमने बैक्टीरिया पढ़े अभी कि भाई कौन कौन से बैक्टीरिया आ सकते हैं मोनेरा के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं, आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, और इसके अलावा है माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अब ये सारी अलग अलग कैटेगरी हैं जो मोनेरा के अंदर आती हैं, तो एक बार सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है आर के बैक्टीरिया। आर के बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, एंशियंट बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है, एंशियंट बैक्टीरिया या फिर ओल्ड बैक्टीरिया। सबसे पहले जिस बैक्टीरिया की स्टडी मोनेरा में की गई वो आर के बैक्टीरिया ही था। और आर के बैक्टीरिया जो है उसको ओल्ड बैक्टीरिया भी कहा जाता है, एंशियंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और जो आर के बैक्टीरिया है वो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइव कर सकता है। कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन हो तो ये क्या है, सर्वाइव कर सकते हो। कोई हॉट कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन हो, एसिडिक कंडीशन हो, या फिर कैसी भी कंडीशन हो, आर के बैक्टीरिया जो है वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है इसको कहा जाता है ट्रू बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है, ट्रू बैक्टीरिया। क्योंकि एक बैक्टीरियल सेल की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं आर के बैक्टीरिया उन सभी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से नॉर्मल तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो इसको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। और इसको और क्या कहा जाता है, मॉडर्न डे बैक्टीरिया। कि भाई ये आज के टाइम का बैक्टीरिया है उसको कहा जाता है ओल्ड बैक्टीरिया, इसको कहा जाता है मॉडर्न डे बैक्टीरिया। उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है इसको और क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गा या फिर एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। अब भाई ग्रीन पिगमेंट होती है, वैसे तो ग्रीन के अलावा भी कई होती है, रेड भी होती है, ब्राउन भी होती है, येलोइश भी होती है, कई पिगमेंट होती हैं। तो उसी के बेस पे क्या है, इसको क्लासीफाई किया गया है पिगमेंट के अकॉर्डिंग। तो आगे जब हम पढ़ेंगे डिटेल से तो उसमें आएगा आपका। फिलहाल इतना याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उसके बाद है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को PPLO भी कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब जो माइकोप्लाज्मा है इसकी सेल सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। जितने भी हमारी सेल होते हैं उन सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा की सेल होती है, जिसको PPLOB कहा जाता है। और इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। और ये मोस्टली कैसी कंडीशन में, एनएरोबिक कंडीशन में सर्वाइव करता है माइकोप्लाज्मा। और कैसा नेचर होता है इसका, पैरासिटिक नेचर, मतलब ये डिजीज़ कॉज करता है। ये लिविंग की बॉडी पे क्या करता है, कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट करता है, तो डिजीज़ कॉज करता है। माइकोप्लाज्मा PPLO प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा है कुछ एक बेसिक जो हैं जो हमारे मोनेरा के अंदर आएंगे। अब और थोड़ा सा पढ़ते हैं कि भाई जितने भी बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आते हैं उनकी शेप कैसी होती है और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक बार पढ़ते हैं कि भाई बैक्टीरिया जो है उसकी शेप कैसी होती है और बैक्टीरियल सेल जो हैं वो किस टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। शेप देखो कैसी होती हैं। कॉमन शेप जो है वो कुछ ऐसी होती है। जो कॉमनली जो बैक्टीरिया में शेप पाई जाती है वो राउंडेड होती है। वैसे तो ओवल शेप भी काफ़ी कॉमन होती है बैक्टीरिया में। तो देखो ये ऐसी शेप है, राउंडेड है। कैसी है ये, स्पैरिकल, या फिर क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, राउंडेड। ठीक है, स्पैरिकल या फिर राउंडेड। अब इस शेप को बोलते क्या हैं, क्या बोलते हैं, कोकाई या फिर कोकस। कोकाई बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, कॉकस बोल सकते हैं। ठीक है, मेनली क्या है कि साइंटिफिक नेम से अगर हम लिखते हैं तो अच्छा रहता है, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो स्पैरिकल जो है उसको क्या बोलते हैं, कोकाई बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, कॉकस बोल सकते हैं। अगर बैक्टीरिया की शेप जो है वो कुछ ऐसी हो, अब ये कैसी लग रही है, ओवल शेप भी लग रही है, रॉड शेप भी बोल सकते हो, है ना, ओवल शेप भी लग रही है, रॉड शेप भी बोल सकते हो। बट एक्चुअली में जो हम इसका साइंटिफिक नेम देते हैं वो क्या है, बैसिलस। क्या है इसका साइंटिफिक नेम, बैसिलस है इसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ एक शेप देखो कैसी होती है, कुछ इस टाइप की भी होती है शेप बैक्टीरिया की। तो ये शेप जो है ये कॉमनली तो हम इसको कॉमा शेप बोल सकते हैं। कैसी शेप है, कॉमा शेप। बट अगर साइंटिफिकली इसका नाम देना चाहें तो हम इसको क्या बोलेंगे, विब्रियो। कॉमा शेप जो है उसको क्या बोलेंगे, विब्रियो बोलेंगे। ठीक है, एक शेप जो है वो कुछ ऐसी भी होती है, स्पाइरल टाइप की। कैसी है ये, स्पाइरल टाइप की। ठीक है, तो स्पाइरल टाइप की है तो इसको स्पाइरलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइरलम बोलते हैं। और शेप, एक शेप जो है वो कुछ इस तरह की भी हो सकती है। ये कैसी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कैसे लग रहे हैं, जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की शेप है, थ्रेड जैसे लग रही है पूरी शेप जो होती है बैक्टीरिया में, तो इसको क्या बोलते हैं, माइसीलियल। क्या बोलते हैं, माइसीलियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये है बैक्टीरिया की शेप। अब ध्यान से देखना, ये जो स्पैरिकल मैंने बनाई इसको कोकस या कोकाई बोल सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, बैक्टीरियल सेल जो हैं वो कॉलोनी में भी पाई जाती हैं। कॉलोनी का मतलब क्या है कि वो ग्रुप में भी पाई जाती हैं, उनका कोई ग्रुप भी बनता है। तो ग्रुप में पाई जाती हैं तो देखो किस तरह से, अगर दो सेल इस तरह से आपस में जुड़ जाएं, ये वाली, तो उसको क्या बोल सकते हैं, एक मिनट, अगर पहले ये सिंगल है तो कोकस बोल देंगे या फिर मोनोकोकस बोल देंगे। सिंगल है तो कोकस या मोनोकोकस, अगर दो हो गई तो इसको बोल देंगे डिप्लोकोकस। क्या बोल देंगे, डिप्लोकोकस। और अगर बहुत सारी जुड़ गई, ये चेन बन गई पूरी, बहुत सारी जुड़ गई, तो इसको क्या बोल देंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोल देंगे, स्ट्रेप्टोकोकस।
और अगर एक ग्रुप बन गया इस तरह से, पूरा ग्रुप बन गया, ये देखो ग्रुप बन गया पूरा, तो उसको क्या बोल देंगे, स्टिफाइलोकोकस। क्या बोल देंगे, स्टिफाइलोकोकस। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया ये कि भाई ये सिंगल हैं, ये हो सकता है कभी अपना ग्रुप भी बनाए, तो दो हैं तो क्या नाम दे देंगे, चेन बन गई तो चेन को क्या नाम दे देते हैं, पूरा एक ग्रुप बन गया तो ग्रुप को क्या नाम दे सकते हैं। ऐसे ही बैसिलस में भी हो सकता है, दो जुड़ेंगे तो डिप्लोबैसिलस, अगर चेन बन जाएगी तो स्ट्रेप्टोबैसिलस, अगर ग्रुप बन जाएगा तो स्टिफाइलोबैसिलस। ठीक है, तो इस तरह से इनमें भी ये नाम हो सकते हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर है शेप तक। नेक्स्ट देखते हैं अब बैक्टीरिया जो है उसको उसकी मोटिलिटी के अकॉर्डिंग, बैक्टीरिया को उसकी मोटिलिटी के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बैक्टीरिया जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसके अकॉर्डिंग, मोटिलिटी के अकॉर्डिंग। मोटिलिटी का मतलब क्या है, मोटाइल नेचर, और मोटाइल का मतलब क्या है, जो मूव कर सके, जो एक से दूसरी जगह पे मूव करके चला जाता हो, मतलब क्या कर सके, फ्रीली मूव कर सके, तो उसको मोटिलिटी बोलते हैं कि भाई बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल है। अब किसकी वजह से मोटाइल होगा, फ्लैजिला की वजह से। किसकी वजह से होगा ये कैरेक्टर उसका, फ्लैजिला की वजह से। अगर बैक्टीरिया पे फ्लैजिला है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस बैक्टीरिया। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट हैं तो क्या बोल देंगे, ट्राइकस। और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोल देंगे, ए ट्राइकस। मतलब क्या है कि फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोल देंगे, ए ट्राइकस। अब देखो क्लासिफिकेशन करेंगे हम इसकी तो क्लासिफिकेशन हो जाएगी क्योंकि फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब फ्लैजिला एक हो सकता है, दो हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। अब भाई इसमें फ्लैजिला नहीं है, अगर नहीं है तो हम आगे कोई क्लासिफिकेशन भी नहीं कर सकते, तो हम आगे इसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। किसको कर सकते हैं, सिर्फ इसको कर सकते हैं। तो देखो कैसे कर सकते हैं बेटा, ये एक बैक्टीरिया है, उसके ऊपर ये एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोल देंगे, मोनोट्राइकस। क्या बोल देंगे, मोनोट्राइकस, अगर एक फ्लैजिला है। अगर बैक्टीरियल सेल जो है इस पर दोनों ओपोजिट साइड पर दो फ्लैजिला हैं तो इसको बोल देंगे हम एम्फीट्राइकस। क्या बोल देंगे बेटा, एम्फीट्राइकस। अगर मोनेरा, यहाँ पे ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ, अगर मोनेरा जो है, सॉरी, अगर बैक्टीरिया जो है इसके एक ही तरफ बहुत सारे फ्लैजिला हों, देखो कुछ इस तरह से, तो इसको क्या बोल देंगे, सिफिलोट्राइकस। क्या बोल देंगे, सिफिलोट्राइकस। थोड़े से नाम अटपटे हैं बेटा, अगर आप एक एक दो दो बार इनको अच्छे से पढ़ोगे, लिख लिख के देखोगे तो आपको ये आसान लगने लग जाएंगे। तो क्या है कि बहुत सारे एक ही साइड पे हैं तो क्या बोलते हैं, सिफिलोट्राइकस। उसके बाद देखो अगर बहुत सारे हैं और दोनों साइड पर हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं, बहुत सारे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोफोट्राइकस। क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस, दोनों साइड पर हैं। और अगर एक बैक्टीरियल सेल है और उसके चारों तरफ फ्लैजिला ही फ्लैजिला हैं, चारों तरफ हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरीट्राइकस। क्या बोलते हैं, पेरीट्राइकस। ओके, तो ये हमने बता दिया कि भाई बैक्टीरिया जो हैं अगर उस पर फ्लैजिला हैं या फिर नहीं है तो ये ट्राइकस, है तो ट्राइकस, अगर हैं तो कैसे कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं और क्या क्या हम उनको नाम दे सकते हैं। तो ये फ्लैजिला के बारे में बताया। अब हम पढ़ेंगे कि भाई फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो हमने अभी पढ़ा है ना कि एक फ्लैजिला, दो फ्लैजिला, तो ये फ्लैजिला जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्लैजिला वाला टॉपिक। तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसमें से कुछ पूछा जा सकता है और वैसे ये पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला।
फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। पहली बात तो फ्लैजिला जो है ये कैसा है, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, लॉन्ग होता है और कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक स्ट्रक्चर होता है। कई बार हम इसको बोल सकते हैं टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे टेल होती है। तो ये क्या होता है, जो इसका बिल्कुल पीछे वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल नैरो होता है और जो बिल्कुल आगे वाला पार्ट होता है वो वाइड होता है। एक बार ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये है किसी बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है। अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है उसकी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, मतलब उसकी फ्लैजिला की पूरी बॉडी 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक होते हैं बेसल बॉडीज या फिर बेसल पार्ट, दूसरा होता है हुक और तीसरा है फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, तो इन 3 पार्ट से मिलकर के फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बनता है। तो एक बार ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा उधर बनाती हूँ ताकि अच्छे से बन जाए। तो ये है बैक्टीरियल सेल, सॉरी बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखो इस पे देखो, जो ये मैंने बेसल बॉडी लिखा है, तो बेसल बॉडीज जो हैं इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या तो होते हैं 2 रिंग स्ट्रक्चर या फिर हो सकती हैं 4 रिंग, या तो हो सकती हैं 2 रिंग या फिर हो सकती हैं 4 रिंग, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ लिखती हूँ क्योंकि यहाँ हमें डायग्राम बनाना है। या तो 2 रिंग हो सकती है या फिर 4 रिंग हो सकती हैं, ठीक है। 2 रिंग जो है वो किसके अंदर होंगी, 2 रिंग होती हैं पॉजिटिव के अंदर, 4 रिंग जो है वो किस में होती हैं, नेगेटिव के अंदर होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने एक रिंग बना दी और थोड़ा नीचे, ये कुछ इस तरह से ये एक रिंग है और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये दूसरी रिंग है, ठीक है। बीच में से क्या कर दिया, ऐसे हमने ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इससे क्या कर दिया, जोड़ दिया। यहाँ पे भी क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये क्या है, ये रिंग है, ठीक है, बेसल बॉडी के अंदर आती है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या होगा, एक वाइड हुक लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, हुक लाइक स्ट्रक्चर, वाइड हुक लाइक स्ट्रक्चर, हुक लाइक स्ट्रक्चर। तो जो क्या करेगा, बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ जोड़ेगा, जो क्या काम करता है, कनेक्ट करता है, किसको, बेसल बॉडी जो है उसको किसके साथ, फिलामेंट के साथ कनेक्ट करता है। 3 पार्ट है ना, बेसल बॉडी है, हुक है, फिलामेंट, तो ये बेसल बॉडी और फिलामेंट दोनों को हुक जोड़ता है। तो देखो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब ये हुक है, इसके बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऐसा। देखो यहाँ से कैसा है, वाइड है, यहाँ से कैसा है, बिल्कुल नैरो है। ये वाइड है, ये कैसा है, नैरो है। अब देखो जो ये है पूरा फिलामेंट, ये फिलामेंट का पार्ट है बेटा, फिलामेंट। फ्लैजिला किससे मिलकर बना है, बेसल बॉडी जिसमें रिंग आ गई, दूसरा हुक है और तीसरा ये फिलामेंट है। अब जो फिलामेंट है उसके अंदर कुछ ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ग्लोब्यूलर का मतलब क्या हुआ, ग्लोब्यूलर का मतलब होता है राउंडेड, ग्लोब्यूलर का मतलब होता है राउंडेड। तो कैसे प्रोटीन हैं, ग्लोब्यूलर, कैसे हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट हैं, मतलब राउंडेड प्रोटीन। और इन ग्लोब्यूलर प्रोटीन का नाम क्या है, फ्लैजिलीन। क्या नाम है, फ्लैजिलीन, ठीक है। अगर हम इसका फिलामेंट का या फिर पूरा फ्लैजिला का पार्ट है, अगर उसका टीएस करके देख रहे हैं, तो जब टीएस करते हैं तो कुछ इस तरह का बिल्कुल डेंस सॉलिड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो कौन से हैं, फ्लैजिलीन है। तो आज हमने ये अपना पढ़ लिया है कि फ्लैजिला जो है
उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फ्लैजेला के बेस पर बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि स्टेनिंग के बेस पर बैक्टीरिया जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारा। तो तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसमें से कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में मोनेरा का जो पार्ट बच गया उसके साथ। तो तब तक के लिए बेटा आप खुश रहिए एंड थैंक यू।